नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग आलमगीर द्वितीय के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक-एक घटनाओं को जानेंगे और समझेंगे। इसे हम अगर सामान्य भाषा में अगर देखें तो आलमगीर द्वितीय को सम्राट बनाया गया है, लेकिन वह केवल एक नाम मात्र का सम्राट है, क्योंकि उस समय इमादुल मुल्क जो कि एक वजीर है, उसका शासन व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण है। वह इतना ताकतवर है कि वह जब चाहे तब सम्राट को गद्दी से हटा सकता है, सम्राट को गद्दी पर बैठा सकता है। आलमगीर द्वितीय से पहले एक अहमद शाह बहादुर गद्दी पर बैठे हुए थे, मतलब वह सम्राट थे उस समय। लेकिन इमादुल मुल्क उनसे असंतुष्ट हो गया। जब जब असंतुष्ट हुआ तो वह कुछ दरबारियों की मदद से उनको गद्दी से हटा दिया और यहाँ तक कि उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया और उनको कैद में डाल दिया गया, जो कि 21 वर्ष की कैद काटने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर जब अहमद शाह बहादुर गद्दी से हट गए तो उस समय गद्दी खाली हो गई। तो इमादुल मुल्क एक ऐसे व्यक्ति का तलाश में था जो कि काफी कमजोर हो, शासन व्यवस्था को एक बेहतर तरीके से चला न सके, वह कोई भी निर्णय अपनी मर्जी से न ले सके। तो उस समय जहांदार शाह का पुत्र अजीज उद दीन को सम्राट बनाया गया और उन्हें आलमगीर द्वितीय की उपाधि दी गई, ताकि लोगों को लगे कि आलमगीर द्वितीय एक शक्तिशाली सम्राट है और यह औरंगजेब की तरह यह कार्य करेगा, क्योंकि आलमगीर की उपाधि औरंगजेब धारण किया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर आलमगीर द्वितीय एक अयोग्य शासक थे। वह जब गद्दी पर बैठे थे तो वह 55 वर्ष की आयु का थे उस समय। तो एक वृद्ध व्यक्ति को उस समय इमादुल मुल्क सम्राट बनाया, जिससे कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह वह राजनीति में कुछ नहीं जानता था वो, लेकिन उसे सम्राट बना दिया गया, क्योंकि वह एक नाम मात्र का शासक रहेगा, लेकिन वास्तविक शासक इमादुल मुल्क रहेगा, जो कि वजीर है। वह अपनी मनपसंद के निर्णय वह लेता था वो, और जो भी अगर उसके निर्णय के खिलाफ जाता था तो वह सरदारों की मदद से उसको गद्दी से हटा देता था। तो इस समय आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया गया है। तो हम इसे एक-एक घटनाओं को देखते हैं और समझते हैं। पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो देखें, औरंगजेब आलमगीर के बाद मुगल साम्राज्य की हालत बिगड़ चुकी थी। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय साम्राज्य की हालत काफी बिगड़ चुकी थी। बहादुर शाह
प्रथम जायदाद शाह, फर्रुखी और मोहम्मद शाह और अहमद शाह बहादुर, ये सब कमज़ोर शासक रहे। तो यहाँ पर अगर देखें तो औरंगजेब के बाद ये जितने भी शासक आए हैं वह एक कमज़ोर शासक रहे। वह इतने शक्तिशाली नहीं थे जो कि अपना निर्णय वह खुद ले सके, या कहीं न कहीं किसी और पर यह निर्भर रहते थे। जब निर्भर रहेंगे तो आप एक शक्तिशाली शासक बनने का ख्वाब आप देखना बंद ही कर दीजिए, क्योंकि जब आप अपनी तरह से निर्णय लेते हैं तो एक शासन व्यवस्था को एक सुचारू रूप से आप चला सकते हैं। लेकिन जब दूसरों के सहारे अगर शासन चलाते हैं आप, तो वह एक अच्छे शासन व्यवस्था की वह निशानी नहीं है। तो देखते हैं और भी हम लोग देखें, यहाँ सरदारों और वजीरों की शक्ति बढ़ती गई और सम्राट केवल नाम के रह गए। जब सम्राट कमज़ोर होते हैं तो दरबार में जो भी सरदार हैं, जो भी वजीर हैं, उनकी शक्ति बढ़ती जाती है और सम्राट केवल नाम मात्र के रह जाते हैं और वास्तविक शासक जो वजीर हैं वह दिखाई देते हैं, क्योंकि सारे निर्णय वजीर ही लेते हैं। वजीर का शासन व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण होता है। तो वास्तविक शासक कहीं न कहीं वजीर ही है। और भी देखते हैं, ठीक है, ऐसी ही स्थिति में आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया गया। ऐसे ही स्थिति में आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि अहमद शाह बहादुर को जब गद्दी से हटाया गया तो उस समय इमादुल मुल्क एक ऐसे व्यक्ति का तलाश कर रहा था सम्राट बनाने के लिए, जो कि वह काफ़ी कमज़ोर हो और वह कोई भी निर्णय लेने में वह सक्षम न हो और इमादुल मुल्क के इशारों पर वह कार्य करे। तो उस समय 55 वर्ष की एक व्यक्ति जो कि अजीज उद दीन को सम्राट बनाया गया, जिसे कि आलमगीर द्वितीय की उपाधि दी गई, जो कि जहांदार शाह का पुत्र था वो। लेकिन वह एक अयोग्य शासक था वो। लेकिन इमादुल मुल्क वही तो चाह रहा है कि एक अयोग्य शासक हो और हमारे इशारों पर वह कार्य करे। तो वही बने आलमगीर द्वितीय जो हैं वह एक अयोग्य शासक है और इमादुल मुल्क के इशारों पर वह कार्य कर रहे हैं। और भी देखते हैं, देखिए उनके नाम में आलमगीर शब्द जुड़ा, जिससे दरबार और जनता को आभास हो कि शायद वह औरंगजेब की तरह शक्तिशाली होंगे। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। आलमगीर की उपाधि दी गई ताकि लोगों को लगे कि वह एक औरंगजेब की तरह शक्तिशाली शासक होंगे, लेकिन यह बिल्कुल गलत था, क्योंकि ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि आलमगीर द्वितीय एक अयोग्य शासक था वो, एक कमज़ोर था, एक वृद्ध व्यक्ति था वो, क्योंकि 55 वर्ष की उम्र में वह सम्राट बना था वो। तो आप सोच सकते हैं, और उसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उसको कुछ भी जानकारी नहीं था। जब आपको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है तो आप शासन व्यवस्था को कैसे चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं, कि क्योंकि जानकारी होनी चाहिए आपको शासन व्यवस्था के बारे में। लेकिन यहाँ पर आलमगीर
द्वितीय को शासन व्यवस्था के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और यही चाहता है इमादुल मुल्क कि आप शासन व्यवस्था के बारे में कुछ भी न जानें, केवल आप एक कठपुतली बनकर सम्राट रहें। और भी देखते हैं हम लोग, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत था। और भी देखते हैं गद्दी पर बैठने की परिस्थितियाँ। गद्दी पर बैठने की क्या क्या परिस्थितियाँ थी उसे भी हम लोग देख लेते हैं। असली नाम अजीज उद दीन, मतलब यह बचपन का नाम है, अजीज उद दीन। जन्म 1699 ईस्वी में। पिता सम्राट जहांदार शाह, जो कि 1712 से 1713 तक वह सम्राट रह चुके थे वह। फिर देखते हैं अजीज उद दीन शाही वंशज थे, लेकिन लंबे समय तक राजनीति से दूर रहे थे वह। अजीज उद दीन एक शाही वंश से आते थे वह, लेकिन वह राजनीतिक व्यवस्था से काफी लंबे समय से दूर थे वह। जब दूर हैं तो वह राजनीतिक के बारे में जानकारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जब उतनी जानकारी नहीं है तो आप एक अच्छे शासक तो बन नहीं सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास उतनी काबिलियत तो होनी ही चाहिए। जब अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 शासन कर रहे थे, तब वजीर इमाद उल मुल्क उनसे असंतुष्ट हो गया। जब अहमद शाह बहादुर शासन कर रहे थे, जो कि 1748 से 1754 तक वह शासन किए, लेकिन इमादुल मुल्क उनसे असंतुष्ट हो गया। जब असंतुष्ट हुआ तो जो भी दरबार के लोग थे उनसे वह मदद से सम्राट को हटा दिया, यहाँ तक कि उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गईं और उसे कैद में डाल दिया गया, जो कि 21 वर्षों के बाद उसकी 1775 में मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर वास्तविक शासक कौन है? इमादुल मुल्क है, जो कि वह वजीर के पद पर है और सारे शासन व्यवस्था पर उसका नियंत्रण है, उसका कब्जा है। तो जब जब असंतुष्ट हो गया तो अहमद शाह बहादुर को गद्दी से वो हटा दिया। जब हटा दिया तो अब बनाएगा आलमगीर द्वितीय को, मतलब अजीज उद्दीन को सम्राट बनाएगा वो। देखते हैं जब जब यहाँ पर असंतुष्ट हो गया तो उसे क्या कर दिया, गद्दी से हटा दिया। अहमद शाह बहादुर की सबसे बड़ी कमजोरी शासन में अरुचि और अत्यधिक विलासिता। जो अहमद शाह बहादुर थे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह शासन व्यवस्था में वह रुचि नहीं रखते थे। मतलब कि सच कहें कहीं जगह तो सम्राट वह नहीं बनना चाहते थे। वह हमेशा हरम की महिलाओं के साथ अपना अधिक समय व्यतीत करते थे और नाच गाने में हमेशा वो व्यस्त रहते थे वो। तो उनका शासन व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं था और उस समय उनकी माता खुद सिया बेगम का प्रभाव शासन व्यवस्था पर पूरी देखने को मिलती है। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें पूरी तरह से बात की है हम अहमद शाह बहादुर के बारे में। और भी देखते हैं देखें आगे तो इमाद उल मुल्क ने षड्यंत्र कर अहमद शाह को हटा दिया। अब सवाल गद्दी पर कौन बैठे। जब अहमद शाह को गद्दी से हटा दिया गया तो अब सवाल आया कि गद्दी पर कौन बैठेगा, क्योंकि
इमादुल मुल्क को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि बेहद वह कमज़ोर हो और शासन व्यवस्था को वह चला न सके। मतलब कि शासन व्यवस्था के बारे में उसको कोई जानकारी ना हो। तो वही जहांदार शाह का पुत्र आता है अजीज उद्दीन, जो कि 55 वर्ष का हो चुका है और उसे सम्राट बनाया गया है, जो कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, तो उसे ही सम्राट बनाया गया क्योंकि वह एक नाम मात्र का शासक है। इसलिए अजीज उद्दीन को चुनकर 3 जून 1754 को गद्दी पर बैठाया गया और नाम दिया गया आलमगीर द्वितीय, जो कि 55 वर्ष की आयु के थे वो। तो इतना समझे होंगे आप। और भी देखते हैं व्यक्तित्व और शासन शैली देख लेते हैं इनका। आलमगीर द्वितीय स्वभाव डरपोक और संकोची था। मतलब कि वह शुरू से ही वह शासन व्यवस्था को डर डर कर चला रहा था। वो डर में वो जीवन अपना व्यतीत कर रहा था क्योंकि यह एक डरपोक और संकोची शासक है। कुछ भी कार्य करने से पहले बहुत सोचता था। वो इतना सोचता था कि वह कार्य भी नहीं कर पाता था। और भी देखते हैं उन्हें प्रशासन की जटिलताओं की समझ नहीं थी। प्रशासन के बारे में आलमगीर द्वितीय को कोई समझ नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि शासन व्यवस्था से यह काफ़ी लंबे समय से दूर था यह, तो कोई इसको जानकारी नहीं है। तो वे धार्मिक रीति रिवाज निभाने और साधारण जीवन जीने तक सीमित रहे। वह धार्मिक जीवन व्यतीत करता था वो और एक साधारण जीवन जीने में वह विश्वास करता था। तो केवल यह नाम मात्र का शासक है क्योंकि इसको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो केवल यह नाम मात्र का शासक है। देखते हैं और भी इतिहासकारों का मत है कि वह दीन धर्म निभाने वाले लेकिन राजनीति से अनजान व्यक्ति थे। मतलब कि वह धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे लेकिन वह शासन व्यवस्था से वह अनजान थे वह। तो यहाँ पर जब सम्राट बने हैं आप, तो आपको शासन व्यवस्था के बारे में तो पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था को आपको समझना चाहिए, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं क्योंकि आप राजनीतिक व्यवस्था से काफ़ी दूर हो चुके हैं लंबे समय से। तो आप एक सम्राट की भूमिका आप निभाने में कामयाब नहीं हो सकते हैं क्योंकि पहले से आप अगर मजबूत नहीं रहेंगे तो आप शासन व्यवस्था को एक अच्छी तरह से नहीं चला सकते हैं आप। और भी देखते हैं शासन का पूरा नियंत्रण इमाद उल मुल्क और दरबारी सरदारों के हाथ में था। गद्दी पर आलमगीर द्वितीय बैठे लेकिन उनको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई समझ नहीं थी। और वास्तविक शासक देखें तो इमादुल मुल्क और सरदार मिलकर सारे से निर्णय ले रहे थे, शासन व्यवस्था को यह चला रहे थे। और भी देखते हैं परिणाम सम्राट अपने ही महल में कैदी जैसा था। सम्राट देखें तो अपने ही महल में एक कैदी की तरह था क्योंकि जब आप कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, शासन व्यवस्था को अपने तरीके से चला नहीं रहे हैं, केवल नाम मात्र के शासक हैं, वास्तविक शासक इमादुल मुल्क है जो कि शासन व्यवस्था को वह चला रहे हैं। तो आप केवल एक प्रतीक मात्र हैं, सम्राट नहीं हैं आप। तो वही एक कैदी की तरह यहाँ पर आलमगीर द्वितीय को दिखाई दे रहा है। और भी देखते हैं देखिए साम्राज्य की वास्तविक स्थिति उस समय कैसी थी, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। आलमगीर द्वितीय के समय तक मुगल साम्राज्य का प्रभाव क्षेत्र बहुत सिमट चुका था। आलमगीर द्वितीय के समय
मुगल क्षेत्र का प्रभाव काफ़ी सिमट चुका था, क्योंकि उस समय बहुत सारे प्रांत स्वतंत्र हो चुके थे। जब स्वतंत्र हो गए तो यहाँ पर मुगल साम्राज्य सिमट चुका था एकदम, जो कि पहले बहुत बड़ा था, लेकिन इस समय काफ़ी, जो लगा कहें तो दिल्ली तक ही सीमित हो गया था उस समय। दिल्ली और उसके आसपास ही उनकी वास्तविक सत्ता थी। मतलब कि आलमगीर द्वितीय की अगर बात करें तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के ही कुछ क्षेत्रों पर सत्ता स्थापित थी। तो बहुत छोटा क्षेत्र दिख रहा है इसमें तो, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र स्वतंत्र हो चुके हैं। जैसे कि बंगाल देख सकते हैं, बंगाल में उस समय अलीवर्दी खां और फिर सिराजुद्दौला के नियंत्रण थे वहाँ पर। अवध में शुजाउद्दौला जैसे नवाब स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। और देखें हैदराबाद में तो मराठा साम्राज्य, पंजाब में सिख शक्ति, सब अपने अपने क्षेत्र में मजबूत थे। तो जो भी प्रांत हैं वहाँ के शासक खुद ही लोग हैं, और वहाँ की शासन व्यवस्था को लोग चला रहे हैं, क्योंकि वह मुगल साम्राज्य से वह स्वतंत्र हो चुके हैं। और भी देखते हैं, देखें राजस्व व्यवस्था टूट चुकी थी, किसानों पर अत्याचार बढ़ रहे थे। देखें तो राजस्व व्यवस्था टूट चुकी थी, क्योंकि आपके साम्राज्य से बहुत सारे क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते हैं, तो आपको उतना राजस्व नहीं मिल पाएगा जितना पहले मिलता था। तो आपको राजस्व में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि राजस्व उतना ही मिलता रहे, तो लोग जो भी किसान हैं उन पर आप दबाव बनाएंगे। किसान जो भी व्यापारी हैं उन पर दबाव बनाएंगे, आप अधिक टैक्स लगाएंगे, तो उनके साथ भी अत्याचार बढ़ेगा, वह भी परेशान होंगे, जिससे कि विद्रोह की संभावना पूरी तरह से बनने लगेगी। और भी देखते हैं, तो उस समय व्यापारिक और शहरी वर्ग असुरक्षा से जूझ रहे थे, क्योंकि कहीं न कहीं लगान अधिक मात्रा में लगाया गया था उस समय। जब अधिक मात्रा में लगाएंगे आप, जो व्यापारी हैं, जो शहरी क्षेत्र के व्यक्ति हैं, किसान हैं, तो वह अधिक लगान कहाँ से दे पाएंगे। जब दे नहीं पाएंगे तो वह कहीं न कहीं संगठन बनाकर विद्रोह करेंगे। वो आपको के शासन व्यवस्था के खिलाफ वह क्या करेंगे, चुनौती देंगे। तो यह भी घटना सामने देखने को मिली उस समय। देखें यही समय था जब यूरोपीय कंपनियां, विशेषकर अंग्रेज व्यापार से राजनीति की ओर बढ़ रहे थे। उस समय व्यापारी कंपनियां भी आगे बढ़ रही थी, जैसा कि अंग्रेज भारत में आ चुके थे उस समय, और व्यापार पर अपना एक कब्जा करने की वह कोशिश कर रहे थे। और देखें तो फरुखसिया उन्हें काफ़ी अधिक छूटें दी हुई थी, और उनका व्यापार क्षेत्र काफ़ी बढ़ चुका था वो। तो यहाँ पर अंग्रेज भी मजबूत हो रहे हैं अब। और भी देखते हैं, प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं, उस समय की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखें इमाद उल मुल्क का प्रभुत्व गद्दी दिलाने वाला वही था, इसलिए वास्तविक शक्ति भी उसी के पास थी, क्योंकि इमादुल मुल्क वही गद्दी पर सम्राट को बैठा रहा है, वही गद्दी से सम्राट को उतार रहा है। तो पूरी शक्ति क्या है, इमादुल मुल्क के ही हाथ में है। मतलब कि शासन व्यवस्था पर पूरा इसका नियंत्रण है, तो सारी शक्ति इसी के पास है। उसने अपने विरोधियों को दरबार से हटाया,
जो इमादुल मुल्क है, उसके जो भी विरोधी हैं, उसको लगता है कि दरबार में हमारे कुछ विरोधी हैं, तो सारे विरोधियों को दरबार से हटा दिया। कहीं न कहीं किसी को हटा दिया या फिर किसी को मरवा दिया हो, षड्यंत्र के माध्यम से। और भी देखते हैं, यहाँ तक शाही परिवार के सदस्यों पर भी सख्ती थी। जो भी शाही परिवार के सदस्य थे, शाही परिवार के जो भी सदस्य थे, उन पर भी मजबूती से सारे कानूनों को का पालन करने के लिए उन पर पूरा नियंत्रण लगाया जाता था उन पर। दिल्ली की राजनीतिक अब वजीर और सरदारों की साजिशों तक सिमट गई थी। उस समय जो सम्राट को देखें तो सम्राट को क्या है, केवल एक नाम मात्र का शासक है वो। और उस समय वजीर और जो भी सरदार हैं, सारी शक्तियाँ उन्हीं के पास हैं, क्योंकि शक्तियाँ अब सिमट चुकी हैं। जो वजीर चाहते हैं, जो सरदार चाहते हैं, वैसे ही शासन व्यवस्था चल रहा है। तो और भी देखते हैं हम लोग। देखें अब मराठों का हस्तक्षेप। अब मराठे भी क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्योंकि मराठे भी अब पहले से मजबूत हो चुके हैं। उत्तर भारत में वो बहुत सारे क्षेत्रों को वह जीत चुके हैं वो। तो पहले से मुगल सम्राट से मराठे क्या हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, शक्तिशाली हो गए हैं। तो देखते हैं, क्योंकि मराठे एक समय के बाद जब बाजीराव पेशवा बने, तो उन्होंने मराठों की शक्ति और भी उस समय बढ़ी, क्योंकि मराठे अब मजबूत हो चुके हैं। म- मराठे पहले के जैसे कमजोर अब नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मराठे उत्तरी भारत में सक्रिय हो चुके थे। उत्तर भारत में मराठे सक्रिय हो चुके थे, अपना धीरे धीरे कब्जा जमा रहे थे। 1750 के दशक में वे दोआब, मालवा और दिल्ली तक पहुंच गए। 1750 तक वह दोआब, मालवा और दिल्ली तक पहुंच गए। तो इस समय काफी मजबूत स्थिति में मराठे दिख रहे हैं। और भी देखते हैं, देखिए इमादुल मुल्क ने मराठों से सहयोग लिया ताकि अपनी सत्ता बचा सके। सोचिए, मराठे इतने मजबूत हैं कि इमादुल मुल्क एक वजीर है, वह अपनी सत्ता को बचाने के लिए मराठों से क्या कर रहा है, सहयोग मांग रहा है। तो उस समय साफ साफ दिखाई दे रहा कि मराठे काफी मजबूत हैं। और भी देखते हैं, फलस्वरूप सम्राट खुद ही मराठों पर निर्भर हो गए। और जो भी सम्राट हैं, वह मराठों पर क्या हो गए, निर्भर हो गए एक समय के बाद। तो यहाँ पर मराठे अपनी राजनीतिक व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो अपने एक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि उनसे अब सम्राट हो गए, वजीर हो गए, वह मदद मांग रहे हैं और मराठे उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कोई भी मदद करता है तो आपका फ्री में मदद नहीं करेगा वो। जब जब मदद करेगा आपसे, तो अभी कुछ न कुछ फायदा देखकर ये आपकी मदद करेगा वो। तो जो मराठे मुगल सत्ता के सम्राट हों या फिर वजीर हों, उनका मदद कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ लाभ तो शामिल ही है। तो देखते हैं और भी, यह यह मुगल सत्ता की सबसे बड़ी कमजोरी थी। कभी मराठों का सहारा, कभी अब्दाली का सहारा। जो मुगल सत्ता इस समय इतना कमजोर हो चुका है कि कभी
मराठों का सहारा ले रहा है तो कभी अब्दाली का सहारा ले रहा है। तो हमेशा किसी न किसी के सहारे की जरूरत है इस समय मुगल साम्राज्य को चलाने के लिए। तो यहाँ पर साफ साफ कमजोरी दिखती है सम्राट की, कि सम्राट के पास कोई शक्ति नहीं है, केवल वह एक नाम मात्र का शासक है। और यहाँ तक कि उसके पास खजाना भी नहीं है, खजाना भी खाली हो चुका है। तो स्थिति काफी डमाडोल है इस समय। और भी देखते हैं, फिर अगर देखें हम तो अफगान आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का देख लेते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अहमद शाह अब्दाली ने कई बार आक्रमण किया। 1757 का आक्रमण सबसे भयंकर थी। दिल्ली लूटी गई, जनता पर अत्याचार हुए उस समय। आलमगीर द्वितीय को अब्दाली ने कठपुतली शासक के रूप में स्वीकार किया। दरबार और जनता दोनों में असंतोष फैल गया। उस समय देखें तो 1756-57 के समय ही जो अब्दाली है वह पंजाब के रास्ते आता है और दिल्ली पर आक्रमण करता है। वो बहुत उस समय लूटपाट होती है। और यहाँ तक कि आलमगीर द्वितीय और जो भी सम्राट हैं वह अब्दाली का सामना नहीं कर पाते हैं। वह काफ़ी डरे रहते हैं। वो चुनौती नहीं देते हैं। जब चुनौती ही नहीं देंगे तो वह क्या हो जाएगा, आसानी से उनसे आ गया वो, और वहाँ पर दिल्ली पर उसका कब्जा हो गया। और जो भी सम्राट है आलमगीर द्वितीय, उनको जब अब्दाली देखा कि यह तो एक ऐसा कमज़ोर शासक है जो कि हमारे इशारों पर यह काम कर सकता है, तो कहा कि ठीक है, तुम शासक बने रहो तुम, मतलब एक नाम मात्र का शासक तुम बने रहो, और वास्तविक शासक कौन रहेगा, तो हम रहेंगे। मतलब यहाँ पर भी अब्दाली वास्तविक शासक के रूप में दिल्ली पर वह नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन आलमगीर द्वितीय एक नाम मात्र का सम्राट है उस समय, इतना आप ध्यान रखिएगा। और भी देखते हैं, देखें अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव, अंग्रेजों का भी प्रभाव बढ़ रहा था, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। 1757 का प्लासी का युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ। 1757 का जो भी प्लासी का युद्ध हुआ वह आलमगीर द्वितीय के ही शासनकाल में हुआ। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए और अंग्रेजों ने पहली बार एक प्रांत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। जब सिराजुद्दौला से जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय सिराजुद्दौला हार गया, और उस समय जो अंग्रेज हैं उनका राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो बंगाल, मतलब कि देखिए अंग्रेजों का बंगाल पर पूरा नियंत्रण हो गया, क्योंकि वो बंगाल को वह जीत लिए। वो सिराजुद्दौला वहाँ पर हार गया। हम लोग प्लासी के युद्ध को पर एक लेक्चर बनाएंगे, उस पर हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे वहाँ पर एक एक घटनाओं के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात करना उचित नहीं है, समय उसी में बीत जाएगा। और भी देखते हैं, देखिए आलमगीर द्वितीय इस युद्ध से पूरी तरह से अलग थलग रहे, मतलब कि इस युद्ध में आलमगीर द्वितीय की कोई भूमिका नहीं रही, या युद्ध में वह शामिल वह नहीं थे, वह क्योंकि अलग थलग थे। जब जब अलग थलग रहेंगे तो जीत कैसे सकते हैं आप, जो कि एक अब्दाली है, जो कि उसकी सेना काफ़ी शक्तिशाली है, जो भी योद्धा हैं उनमें कौशल पूरी तरह से भरा हुआ है। वो युद्ध कला में पूरी वह निपुण है। लेकिन यहाँ पर कि जो भी शासक है आलमगीर द्वितीय उसमें तो शामिल ही नहीं था।
तो आप जीत की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिएगा। तो उस समय सिराजुद्दौला उस समय क्या थे, जब शासक थे, लेकिन जब 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 अब्दाली के साथ युद्ध हुआ तो वह हार गए वो। तो उस समय बंगाल में जो भी अंग्रेज हैं उनका नियंत्रण हो गया, तो बंगाल भी हाथ से निकल गया उनके। संघर्ष और षड्यंत्र देख लेते हैं यहाँ पर। संघर्ष और षड्यंत्र, क्योंकि दरबार है तो दरबार में संघर्ष भी होंगे, षड्यंत्र भी होंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम सम्राट बने, हम गद्दी को बैठे हम। तो वहाँ पर तो षड्यंत्र एक प्रक्रिया है जो कि वहाँ पर चलती रहती है। देखते हैं हम लोग आलमगीर द्वितीय और इमादुल मुल्क के बीच मतभेद गाढ़ा है। देखें तो यहाँ पर आलमगीर द्वितीय और इमादुल मुल्क जो उस समय वजीर है, प्रधानमंत्री है, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते क्या हो गए, खराब होने लगे। कैसे खराब होने लगे देखते हैं, क्योंकि अब आलमगीर द्वितीय की भी बारी है। यह भी अब रास्ते से हटने वाला है। देखते हैं कैसे हटेगा ये। सम्राट ने अहमद शाह, जो सम्राट हैं आलमगीर द्वितीय, वह देखें तो सम्राट ने यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली से गुप्त रूप से मदद मांगी, ताकि वजीर के प्रभाव से छुटकारा मिल सके। जो यहाँ पर आलमगीर द्वितीय हैं, यह गुप्त रूप से अहमद शाह अब्दाली से मदद मांगते हैं। क्यों मदद मांगते हैं? क्योंकि जो उनका वजीर है इमादुल मुल्क है, वह अपनी मनमानी कर रहा है। वो आलमगीर द्वितीय को कोई भी निर्णय नहीं लेने दे रहा है वो। तो चाहते हैं आलमगीर द्वितीय कि हम अहमद शाह अब्दाली का मदद लेकर और इमादुल मुल्क जो कि वजीर है उसको रास्ते से हटा दें। मतलब योजना यह बना रहा है आलमगीर द्वितीय, लेकिन योजना सफल नहीं होगा, क्योंकि इसकी भनक लग जाती है, इसकी जानकारी मिल जाती है इमादुल मुल्क को। तो जब जब वहाँ पर आपका वजीर आपको जान गया कि आप उसे हटाना चाहते हैं, तो आपको तो छोड़ेगा नहीं वो। तो देखिएगा वह भी सामने आएंगे। लेकिन इमादुल मुल्क को यह पता चल गई, जो जो षड्यंत्र रचा गया, इसकी जानकारी इमादुल मुल्क को लग गया। मतलब कि जो वजीर था या पहले ही जान गया कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, लेकिन सम्राट को देशद्रोही और विश्वासघाती मान लिया गया। जब यह जानकारी मिली तो आलमगीर द्वितीय को देशद्रोही, आत्म देखें तो विश्वासघाती मान लिया गया। जब मान लिया गया तो उसे क्या कर दिया गया, गद्दी से हटाकर, और उसके साथ देखते हैं क्या किया गया। यही से उनकी हत्या की योजना बनी। अब यहाँ पर जो इमादुल मुल्क है, वह यहीं से अब आलमगीर द्वितीय की हत्या का वो योजना बनाएगा वो। क्योंकि जब आप उसी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उसे आप रास्ते से हटाने की बात कर रहे हैं, तो वो आपको तो छोड़ेगा नहीं वो। तो देखते हैं हत्या उसकी कैसे हुई। 29 नवंबर 1759 को सम्राट की हत्या कर दी गई। देख रहे हैं आप, 29 नवंबर 1759 को सम्राट की हत्या कर दी गई। कैसे कर दी गई? हत्या वजीर के इशारे पर हुई। जो वजीर है वही उसे आलमगीर द्वितीय को मरवा दिया, क्योंकि इतना शक्तिशाली है वो, शासन व्यवस्था पर उसका पूरा कब्जा है, नियंत्रण है। जब जिसको चाहता है वह उसको मरवा देता है। तो यहाँ पर आलमगीर द्वितीय को भी क्या कर दिया, मरवा दिया। तो यहाँ पर आलमगीर द्वितीय भी रास्ते से हट गया। शव को यमुना नदी के किनारे फेंक दिया गया। सोचिए, सम्राट की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि जब सम्राट मर गया तो इसकी का जो शव है इसे यमुना नदी के किनारे यमुना नदी के किनारे फेंक दिया गया, दफनाया तक नहीं गया। सोच सकते हैं। तो यह घटना बताती है कि अब मुगल सम्राटों की स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी थी। यह सब घटना हमें बताता है
दिखाता है साफ साफ कि मुगल सम्राट की हालत कितनी दयनीय हो चुकी थी, कितनी खराब हो चुकी थी। तो आप आलमगीर द्वितीय के बारे में एक आसान भाषा में वो पूरी घटना को समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।